जाने के बाद का मंजर क्या है, क्या कुछ देखा आपने आज पूरे दिन इस खबर को कवर करते वक्त? बिल्कुल देव, कल जब अदालत का फैसला आया था, दोषी करार दे दिए गए थे तलवार दंपति, तभी ये पता चल गया था कि या तो जिन धाराओं के ऊपर जो धारा लगाई गई थी तलवार दंपति के ऊपर, ये तय था कि या तो उनको फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानती है अदालत तो जाहिर सी बात है कि उनको फांसी होती, लेकिन अदालत ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस नहीं माना, इसलिए उम्र कैद की सजा दोनों को सुनाई गई। और मैं आपको बता दूं कि तलवार दंपति के ऊपर सबूत मिटाने का भी आरोप है, साथ में राजेश तलवार के ऊपर अदालत को गुमराह करने का आरोप है। मैं आपको बता दूं कि राजेश तलवार गए थे, एफआईआर करवाई थी उन्होंने अपने बेटी आरुषि तलवार के हत्या के आरोप में हेमराज पर आरोप लगाया था, लेकिन अगले ही दिन 16 तारीख को हेमराज का शव तलवार दंपति के घर के छत पे मिलता है। निश्चित तौर पर अब अभी का जो यहाँ पे माहौल है देव, मैं आपको बता दूं गहमा गहमी का माहौल है, तो मीडिया का जमावड़ा है। और मैं बता दूं आपको कि लोग काफी इकट्ठा हुए थे, लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि क्या कोई माँ बाप अपने, एक बड़ा सवाल है जो लोगों के बीच से निकल के सामने आ रहा है देव, मैं ये बता दूं कि लोग यही कह रहे हैं कि क्या कोई माँ बाप अपनी संतान की हत्या कर सकता है देव। बिल्कुल आलोक, ये सवाल तो 16 मई 2008 से लोगों के जहन में टकरा रहा है। यही सवाल लोगों को परेशान कर रहा है, यही सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहा था, यही सवाल सीबीआई के ऑफिसर्स का भी पीछा कर रहा था जब वो इस सारे मामले को देख रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट अश्विनी दुबे से बात करूं, आपको सुनाते हैं कि इस फैसले के आने के बाद, सजा के फैसले आने के बाद जब वकील बाहर निकले दोनों ही पक्षों के, तो जो कुछ उन्होंने मीडिया से कहा वो सुनाई देते हैं। आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, सेक्शन 201 आईपीसी में 5 साल की सजा सुनाई गई है और सेक्शन 203 आईपीसी में 1 साल की सजा सुनाई गई है। और जुर्माना भी करना है, जुर्माना एक इसमें 10,000 10,000 दोनों पर, उसमें 302 में और 201 में 5-5 हजार, 203 में 2,000। ना देने की स्थिति में फिर और सजा 3 महीने और 5 साल। सुना आपने, सजा में जुर्माना क्या लगा है यह भी बताया वकील साहब ने। 10,000 रुपए का जुर्माना दोनों पे अलग अलग किया गया है। हमारे सहयोगी संजय सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि कल से और बल्कि पूरे मामले को शुरू से लगातार देख रहे हैं, करीबी से पैनी निगाह रखे हुए थे। संजय, ये फैसला अपेक्षित था, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, ये फैसला जो आया है वो काफी सही फैसला माना जाएगा, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं था देव, और ये केस वैसा ही था जैसे एक हत्या की जाती है, क्योंकि इसमें पहले से कोई साजिश नहीं थी, किसी तरीके का कमिटमेंट इस हत्या को लेकर नहीं था, अचानक किया गया हत्या था, इसलिए जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। दूसरी बात यह कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट और सीबीआई के साक्ष्यों के ऊपर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये खड़े होते रहेंगे, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट को ही सबूत माना गया था, इसलिए इस मामले में दोषी करार दे दिया गया था, इसलिए फैसला देना था। और मिनिमम फैसला जो है उम्र कैद था, जो कोर्ट ने सुनाया है, मैक्सिमम फांसी की सजा थी जो नहीं सुनाया है। मतलब साफ है कि कोर्ट ने भी कहीं न कहीं जो साक्ष्य थे, जो वहां पर मौजूद थे, उसको बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में नहीं देखा है। और क्योंकि उनको सजा सुनानी थी, क्योंकि 4 लोगों में से 2 लोग मृत पाए गए थे और 2 लोग जो जीवित थे, उन्हीं के ऊपर हत्या का शक जा रहा था, इसलिए उनको जो है इस पूरे मामले पर दोषी करार दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने अपनी तरफ से सजा सुनाया, क्योंकि वो दोषी मान चुका था। लेकिन अभी भी जब ये हायर कोर्ट में जब केस जाएगा तो सीबीआई को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इस बात को साबित करने के लिए, ताकि जो उन्होंने सबूत दिए हैं वो पर्याप्त सबूत थे जिस पर इनको सजा सुनाई गई है। लेकिन अभी फिलहाल तलवार दंपत्ति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, वो दोनों लोग अब जेल में रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला नहीं देता है, यानी उनकी जमानत मंजूर नहीं करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय, बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं वो। और कल जो रिपोर्ट है हमारे पास, कल रात को उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी जेल ऑफिशियल से, और पूरे सदमे में डूबे रहे, अवसाद में डूबे रहे। अश्विनी, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आप बताइए कि कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? जैसा कि संजय कह रहे हैं, क्या एग्जैक्टली ठोस कारण क्या है जिसकी वजह से कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं माना? देखिए, इसमें 2 बातें हैं।
कि पहले अगर हम देखें तो 15-16 मई की रात ये दुर्घटना होती है, 15 मई की रात में ये दुर्घटना होती है और उसके बाद जो है 1-2 दिनों तक उनकी हेमराज की डेड बॉडी नहीं मिलती है। फिर जाकर के उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक थ्योरी होती है कि सब हेमराज और आरुषि के बीच में शायद कुछ ऐसा देखा इन लोगों ने, वो कुछ पोजीशन में थे। बाद में सीबीआई को, उत्तर प्रदेश की जो उस समय की चीफ मिनिस्टर थी मायावती जी, उन्होंने सीबीआई को हैंडओवर किया। बोले पुलिस की थ्योरी, जब चारों तरफ से सोशल वर्कर्स, डिफरेंट सिविल सोसाइटी के लोगों ने और बहुत विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और पुलिस की उस थ्योरी को डिक्लाइन करने के लिए कहा, क्योंकि याद हो उस समय प्रेस में बहुत वाइडली आया था और जो उस समय के आईजी थे उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था, मुझे याद है। तो जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो अरुण कुमार जी के दिशा निर्देश में इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस तारीख से 28 अक्टूबर 2000, 15-16 मई की रात से लेकर 28 अक्टूबर 2010 जब क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खात्मा फाइनल रिपोर्ट लगाया कि यहां पर कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है, हमने सारे एंगल्स को देख लिया है। आरुषि मर्डर केस में, हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति के ऊपर कोई बात नहीं आती है, तो कोर्ट वहां डिक्लाइन करती है कि आपकी क्लोजर रिपोर्ट बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू लॉ है और आप इसी को चार्जशीट बनाइए और इसी के बेसिस पर आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप जो है दोबारा से ये करवाइए और समन करिए इनको। माने एक तरफ क्लीन चिट देने के बाद दोबारा से समन किया जाता है और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट में जाते हैं। मैं संजय जी की बात पर आऊंगा, यहां पर हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट उस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ जो चार्जशीट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेता है, गाजियाबाद स्पेशल कोर्ट, उसको हाईकोर्ट क्वैश करने से मना कर देता है। फिर अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मना कर देता है, बेल भी इनकी रिजेक्ट हो जाती है। फिर ट्रायल फेस करते हैं, 39 विटनेसेस आते हैं। अब यहां पर अगर हम परोक्ष रूप से देखें, कल भी अनुराग वर्मा जी ने बहुत यक्ष प्रश्न खड़ा किया था, बड़ा प्रश्न खड़ा किया था। परोक्ष रूप से देखें तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो ये कहता हो कि इनका मर्डर इन्होंने किया, यानी कि कुछ ऐसा एविडेंस, या तो डायरेक्ट एविडेंस, जैसे कि क्या तो मिला हो कि साहब आप गोल्फ क्लब से मारा तो उसके खून के निशान मिले, चाकू से मारा, गला रेता, तो जो तरह एविडेंस या कोई आई विटनेस। लेकिन जो परिस्थितिजनक साक्ष्य थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, वो जरूर इंगित कर रहे थे कि घर में किसी आउटसाइडर की एंट्री ही नहीं है। कुछ दिनों तक अनीता दुर्रानी के आसपास मसला चला, उनके तरफ की इनका भी हाथ है। फिर कृष्णा जो नौकर था उसकी तरफ, हेमराज का राजकुमार करके जो आदमी था शायद उनकी तरफ, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये सब कहीं मर्डर में लिप्त नहीं है, तो इनको चार्जशीट किया गया और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ। परंतु कल भी यह प्रश्न आया था, आज भी यह प्रश्न आया और बहुत सी सिविल सोसाइटी, अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे तो जो समाज सेविका हैं मैडम चतुर्वेदी, शारदा चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी प्रश्न खड़ा किया कि क्या इस तरह की स्थितियों में यह माना जाए कि मां बाप ने अपने ही बच्ची का कत्ल कर दिया। दोनों चीजें हैं, क्योंकि परिस्थितिजनक साक्ष्य नहीं है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उनको हाईकोर्ट में मिलेगा। माने कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर सजा हुई है तो हाईकोर्ट में मिलेगा। परंतु हाईकोर्ट क्या इसी थ्योरी को मान लेता है या नहीं मानता है, ये एक विषय। दूसरा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्यों नहीं है इस बात का, क्योंकि मर्डर हुआ, मर्डर के बाद जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस लाइन ऑफ एक्शन में इन्वेस्टिगेट किया उसी लाइन ऑफ एक्शन पे जाकर आज सजा हो गई। तो निश्चित तौर पर यह भी नहीं था कि मर्डर मिस्ट्री, लेकिन हाँ 2.5 साल का जो समय रहा जिस दिन मर्डर हुआ उससे 28 अक्टूबर तक का, वो जरूर पीरियड मिस्ट्री का था। परंतु आज यह साबित हो चुका है, माननीय न्यायालय ने यह साबित कर दिया है साक्ष्य को देखते हुए कि मर्डर हुआ है और इन लोगों ने मर्डर किया है और उम्र कैद की सजा हुई है। सचिन वर्मा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हैं, जिनके पास पूरा खाका है, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की बारीक डिटेल्स हैं। जब ये मामला 16 मई 2008 को प्रकाश में आया तब से लेकर अब तक, मैं सचिन आपके पास आता हूं और आपसे हर एक वो जानकारी जो आपके पास है, अहम है, इस सारे मुकदमे से जुड़ी हुई, वो दर्शकों के सामने लाएंगे आपसे पूछकर सवाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, कमर्शियल मजबूरियां होती हैं और इसकी वजह से हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। फौरन वापस आते हैं। साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला
डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्सी होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 100% शुद्ध व स्वदेशी पतंजलि आयुर्वेद के विदेशी कंपनियों से 2 से 10 गुना सस्ते हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद अपनाएं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा व गुलाम बनाया। अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। 157, 279, 398, 399, 400। वीडियोकॉन D2H, इतने सारे चैनल्स और सर्विसेज की थक जाओगे। Enjoy maximum channels and services on Videocon D2H. वापस सभी का स्वागत हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम सजा जो हुई है आज कोर्ट में, जो सजा डिक्लेयर की है तलवार दंपत्ति के लिए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने वादा किया था हम सीधा सचिन के पास चलेंगे। सचिन, सारा घटनाक्रम दर्शकों को एक बार बताएं। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मामला था पूरा 15 मई 2008 से लेकर जिस तरह से 5.5 साल खिंचा है, उस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। खुद आपने देखा होगा कि पहले नोएडा पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद सीबीआई को ये मामला सौंप दिया जाता है, उसके बाद टकराव की स्थिति भी बनती है, सबूतों को लेकर फिर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है, कोर्ट उसको नहीं मानता है, फिर तलवार दंपति जो सबूत सीबीआई पेश करती है उसके खिलाफ जाता है। कल भी अगर मैं आपको बताऊं तो कुल तलवार दंपति ने बात साफ तौर पर कही थी कि भाई जो भी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं वो निराधार हैं, जबरदस्ती के आरोप हम पर थोपे जा रहे हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज सजा का ऐलान हो चुका है। कल दोषी करार दिया गया था। 302 जो धारा है हत्या, उसमें 2 मामले हो सकते हैं राजेंद्र जी, या तो इसमें हत्या में आपको फांसी होगी या उम्र कैद होगी, लेकिन फांसी नहीं हुई है, उम्र कैद की सजा यहाँ पर रखी गई है। और 201 5 साल की सजा इसमें हुई है और इसमें सबूत मिटाने 201 की अगर मैं बात करूं तो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराने, गलत तरीके से मतलब क्योंकि जब आरुषि का मर्डर हुआ था उसके बाद खुद आरुषि के फादर ही थाने में जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। इसका भी केस जो है सीबीआई ने दर्ज किया है। बिल्कुल सचिन, मैं आता हूं आपके पास। आबा सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुछ कह रही है इस वक्त, मीडिया से बात कर रही है, सुनाते हैं आपको। On the spot, on grave provocation that Talwar and Nupur, they murdered their daughter. So when the judge has rightly given them life imprisonment, and in this case also it should be life imprisonment, that is 14 years and not life imprisonment for life, because the Talwars don't have a criminal history. They were respectable people of the society. They were professionals. This was the first incident committed, and that too because of a sudden provocation. They found their daughter in an objectionable position. So the judge has rightly applied his mind and given them only life sentence and not death penalty, as which was being asked by CBI, because the CBI could not give the motive and there were certain loopholes in the trial. तो आबा सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जज साहब ने बिल्कुल ठीक से अपने विवेक का उपयोग किया और चूंकि तलवार दंपत्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं है और अचानक हुई एक घटना से, एक वाकये से वो आवेश में आ गए और राजेश तलवार ने अपनी ही बेटी की हत्या की और फिर हेमराज की हत्या की, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं माना जज साहब ने, सीबीआई के विशेष जज ने, और इसी वजह से उम्र कैद की सजा मिली है। वापस आलोक झा की तरफ चलेंगे, आलोक झा के पास चलेंगे और उनसे यह समझने की कोशिश करेंगे। आलोक, आप दिन भर कोर्ट के आसपास रहे, आपने तमाम वहां पर जो लोगों में कानाफूसी हो रही थी, लोगों में जो चर्चाएं हो रही थी, इन सब के आप गवाह हैं। क्या वहां पर चर्चा इस बात की भी थी कि ये सारा ट्रायल एक तरफ कोर्ट में चल रहा था और दूसरी तरफ मीडिया के स्टूडियोज और अखबार के दफ्तरों में चल रहा था? क्या इस प्रकार की चर्चा आज आपने होते हुए देखी गाजियाबाद कोर्ट के बाहर? देखिए देव, मैं आपको बता दूं कि लोग जो है आपस में यही चर्चा कर रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया कि क्या कोई बाप, क्या कोई माता पिता अपने लड़की, जो इकलौती लड़की है, उसकी हत्या कर सकता है क्या?
यही चर्चाएं आम थी। और जब भी लोगों से बात हुई, कुछ ये थ्योरी बता रहे थे कि नोएडा पुलिस की जो थ्योरी थी, नोएडा पुलिस ने ये माना था, नोएडा पुलिस ने अपनी थ्योरी दी थी देव, मैं आपको बता दूं कि नोएडा पुलिस ने ये कहा था कि जैसे ही ये दोनों आरुषि और हेमराज दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, जैसे ही राजेश तलवार कमरे में जाते हैं, उसके बाद दोनों को उस स्थिति में देख के जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद एक स्टिक, जो गोल्फ स्टिक से वो वार करते हैं हेमराज पे। हेमराज बच जाता है और वो गोल्फ स्टिक जाके लग जाता है आरुषि को। आरुषि गिर जाती है। उसके बाद राजेश तलवार ने 3-4 बार वार जो है हेमराज पे किया, जिससे हेमराज की मौत हो जाती है। और बाद में जब वो आरुषि को देखने आते हैं तो आरुषि की भी मौत हो गई होती है। इस तरह से ये जो है आज लोगों के बीच यही चर्चाएं थी देव यहाँ पे। संजय, ये मैं आलोक से इसलिए कह रहा था, संजय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। संजय, ये मैं आलोक से सवाल इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि लगातार मीडिया ट्रायल की बात कही जा रही है और तलवार दंपत्ति भी ये कह रहे हैं और उनके रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि निर्णय तो पहले ही ले लिया गया था, फैसला पहले ही जज साहब ने अपने मन में कर लिया और उसको सिर्फ डिलीवर किया गया है। वो फैसला पहुंचा नहीं गया है कंक्लूजन तक, सिस्टमेटिकली सबूतों के आधार पर नहीं पहुंचा गया है, बल्कि फैसला पहले ले लिया गया है। और ये वो इशारा कर रहे थे मीडिया के दबाव में लिए जाने का। संजय, अगर ये बात किया जाए तो ये ऑनर किलिंग की बात कोई नई नहीं है और ऐसा भी नहीं कि तलवार दंपत्ति कोई अजूबे हैं जो ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये खासतौर पे इधर के वेस्टर्न सोसाइटी में जो हमारा वेस्ट यूपी है, वहाँ पर ऑनर किलिंग की बड़ी तादाद में आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी हुए। तो ये कोई बात नहीं हुई कि तलवार दंपत्ति के ऊपर ये आधार नहीं बनता है कि वो अपनी लड़की की हत्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सी हत्याएं माँ बाप ने अपनी लड़कियों की है और इस तरह की बातें आई है। लेकिन तो दूसरी बात थी कि शायद सबूत की कमी थी और यही एक कारण था जिसके कारण तलवार दंपति या उनके रिश्तेदार ये आरोप मीडिया पे लगा रहे हैं कि मीडिया ने इसका ट्रायल चलाया। ये सही है कि इस पूरे केस को अगर किसी ने जीत रखा तो वो मीडिया था, वरना सीबीआई तो अपनी तरफ से क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी थी और इस केस को बंद करने की तरफ वो बढ़ चुकी थी। लेकिन मीडिया ही था जिसने इस केस के जस्टिस के लिए आगे इस पर जो है सीबीआई पर सवाल खड़े किए। पूरी न्याय प्रक्रिया ने फिर से दोबारा उन चीजों को देखा और जो जज थी प्रीति सिंह, वो महिला थी जिन्होंने उस क्लोजर रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था और उसी क्लोजर रिपोर्ट को उन्होंने एविडेंस के रूप में रखा था कि आप इसी के ऊपर एविडेंस मानकर आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है कि ये जो तलवार दंपत्ति की तरफ से अपनी तरफ से जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अपनी लड़की का कत्ल नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हमने कोई या मीडिया ने कोई इस तरीके का उनके ऊपर थोपा है या आरोप। मीडिया ने, बिल्कुल संजय आपने सही कहा, मीडिया ने वही बताया जो वहां पर पाया गया या जो पुलिस कह रही थी या फिर जो सीबीआई कह रही थी। मीडिया ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। यह अलग बात है कि जब हम पुलिस की या सीबीआई की रिपोर्ट्स को दिखा रहे थे अश्विनी, तो उससे लोगों को ऐसा लग रहा था उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद कि इसमें कातिल एक ही व्यक्ति हो सकता है और वो कोई और नहीं, आरुषि के पिता राजेश तलवार थे। अश्विनी जी देखिए, तो वैसे मैं आपकी बात आगे सुनने से पहले एक सवाल और पूछ दूं। कल सिस्टर इन लॉ जो है राजेश तलवार की, वो मीडिया के सामने आई। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने उनका बयान सुना। वो कह रही थी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक जो है वो 2 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। वो चर्चा कर रही थी जो डीएनए के अंश मिले थे हेमराज के, कृष्ण जो एक और कैरेक्टर था इस कहानी का, उसके वहां, और फिर वो टाइपोग्राफिकल एरर बता के, टाइपिंग की गलती बताकर सीबीआई ने बाद में हटा दिया। वो इस ओर इशारा कर रही थी अश्विनी जी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। कल उनका जो इनके जो रिलेटिव हैं, जो वो बोल रही थी कि वो क्या क्या कह रही थी कि सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और चूंकि सीबीआई के प्रेस्टीज की बात है तो अपनी प्रेस्टीज के लिए इन्होंने इनको बलि चढ़ा दिया और सीबीआई इज अलमाइटी और जाने क्या क्या। और टाइपोग्राफिकल एरर की बात करें, दो बातें हैं यहाँ पर। एक बात तो ये है कि क्या बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि क्रिमिनल लॉ हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करता है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए। जरा सा भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें लूप होल है और आपके खिलाफ अपराध नहीं बनता है, तो यहां पर उस थ्योरी को कोर्ट ने
पलट के रख दिया है। बेनिफिट ऑफ डाउट माने डाउट जैसा जो शब्द भी था उसका कहीं पर जिक्र नहीं आया और परिस्थितियों को ही साक्ष्य मानते हुए सजा दे दी गई है। दूसरी बात जो टाइपोग्राफिकल और डीएनए के फिंगरप्रिंट्स की बात है, ये बात तो दुरुस्त है कि बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं मिला कहीं पर, ब्लड कहीं नहीं मिला, ब्लड यानी कि ब्लड वहां पर अंदर किसी का नहीं मिला। और जिस तरह से वहां से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया था और साथ ही साथ जा करके पुलिस में एफआईआर करना, क्योंकि आरुषि का मर्डर और हेमराज का मर्डर, और हेमराज का मर्डर करके एक कमरे में या तो वहां ऊपर मर्डर हुआ होगा छत पे या नीचे हुआ होगा, तो अगर ऊपर से लेकर नीचे भी आते हैं तो भी रास्ते में ब्लड का निशान आएगा, और नीचे से लेकर आरुषि के कमरे से ऊपर हेमराज की बॉडी जाते हैं तो भी ब्लड का निशान आएगा। तो निश्चित तौर पर एक तो सस्पिशन है यहां पर कि आप छत पर अगर डेड बॉडी पड़ी हुई है तो किसी ना किसी ने लेकर वो गया, और उस पूरे टाइम में बहुत सारा टाइम लगा, माने 1 मिनट 2 मिनट का काम नहीं है। और अपराधी अपराध करके कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा यूनिक केस था कि इसमें कुछ डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं मिला। माने मर्डर एक जगह हुआ, वहां से डेड बॉडी ऊपर गई, छत का लॉक लगा, सीढ़ियों पे या कहीं भी कोई ब्लड का निशान नहीं मिला, कूलर पैनल से बॉडी को ढक दिया गया। तो यानी इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा होगा। तो निश्चित तौर पर अगर इस परिस्थिति को देखें तो सीधी उंगली अगर जाती है तो इस तरफ जाती है, तो यहां बेनिफिट ऑफ डाउट का प्रश्न नहीं होता। परंतु दूसरा यह है कि आई विटनेस कोई नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं है। क्या उसके बेसिस पर क्रिमिनल लॉ की जो थ्योरी है, उस क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको अगर पलट के नहीं रख दिया, क्या वो भी एक कहानी है। लेकिन अब अदालत माने अपीलेट कोर्ट इस पर क्या डिसीजन, क्योंकि एक कोर्ट ने तो अपना डिसीजन सुना दिया, हाई कोर्ट क्या इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे जजमेंट्स अभी तक जो आए हैं, बहुत सारे डिसीजंस आए हैं इस तरह के केसेस में, उनको भी टर्न डाउन करके क्या इसके यहां से एक नई थ्योरी शुरू करता है क्या, जैसा कि कल अनुराग वर्मा जी ने प्रश्न खड़ा किया था। तो निश्चित तौर पर यह देखेंगे कि ये पुराने क्रिमिनल लॉ की जो थ्योरी है सबको पलट के रख देगा ये केस। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर, पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह जो कुछ इस मामले पर कह रहे हैं वो दर्शकों को भी सुनवा दें। जोगिंदर सिंह को सुनवाते हैं। बनेगा। बाइबल में भी लिखा हुआ है टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि ये जो है जो जिंदगी लेगा उसको जिंदगी देनी पड़ेगी। पर चूंकि हम जो है ज्यादा शोर मचाते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबक नहीं जाता इन लोगों को, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डाका हो, चाहे स्कैम हो। और हमारी तो वी आर बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अब मर्डर तो मर्डर ही होता है बच्चों के, मर्डर तो मर्डर ही होता है। जोगिंदर सिंह साहब ये कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की वजह से कई बार उतने कड़े सजा के फैसले नहीं दिए जाते हैं। सचिन, आप बहुत देर से सारी बात सुन रहे हैं और इस सजा पर आपने बहुत सारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाई हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बातें अश्विनी जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हत्या के आरोप लगाए गए थे और जो घर में कोई उस समय मौजूद नहीं था तलवार दंपति के अलावा, उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस थे उनके आधार पर ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चला और उसकी सुनवाई हुई, उसमें सजा का ऐलान हुआ। अब अगर तलवार दंपति को जमानत भी चाहिए तो सीबीआई कोर्ट से नहीं मिल सकती है, उनको हाई कोर्ट अपील करनी होगी। 90 दिन का समय यहाँ पर उनके पास होगा, तभी जाकर के उनको जमानत 90 दिन का वक्त उनके पास होगा। और हमारे पास वक्त बहुत कम है सचिन, इसलिए मुझे आपकी बात बीच में काटनी पड़ रही है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात बताई। 90 दिन का वक्त है तलवार दंपति के पास अपीलेट कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में जाने का, अपने लिए जमानत लेने का और चैलेंज करने का इस फैसले को। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आलोक कोर्ट से हमारे साथ जुड़ने के लिए, सचिन, संजय और यहां पर अश्विनी यहां तक आने के लिए और सारी बात को विस्तार में समझाने के लिए। इस खबर पर आगे जब भी हमारे पास कोई अपडेट आएगी, महत्वपूर्ण होगी, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। जय हिंद। पहचानिए इस चेहरे को और पाइए मौका जीतने का 10 लाख रुपए और ढेर सारे इनाम। अपना जवाब देने के लिए हमें तुरंत कॉल या एसएमएस करें इन नंबरों पर 075428034770 अथवा 075428034771। वेद सिद्धांत रहस्य के परिष्कृत नवीन संस्करण का विमोचन देश के शीर्ष संतों एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस पुस्तक का नवीन अंग्रेजी अनुवाद संस्करण अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू द साइंस ऑफ आयुर्वेदा भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध होगा। श्रद्धाचार्य श्री ने आयुर्वेदों का सार
माने चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि समस्त ऋषियों ने जो आयुर्वेद में जिस आरोग्य के सूत्र दिए उसको एक पुस्तक में पिरोया है। आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के सचित्र विवरण युक्त पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं और अपनी मूल प्रकृति, शरीर की विकृतियों एवं रोगों के निवारण को जानकर शतायु जीवन जिएं। क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम रोग मुक्ति अभियान में। इस कार्यक्रम का जैसे कि नाम है रोग मुक्ति अभियान, मतलब हम लोगों ने ये अभियान चलाया है कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहेगा, रोग से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये सारी परेशानी, ये रोग मुक्त समाज बनेगा कैसे? अगर हम रोगों की बात करते हैं तो इस वक्त एक ऐसा रोग है जो कि हम लोगों को अंदर ही अंदर खाया जाता है। जी हाँ, वो है डायबिटीज यानी मधुमेह। वाकई में ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जैसे कि फर्नीचर को कोई घुन अंदर अंदर खा के बिल्कुल खोखला बना देता है ना, उसी तरह से ये डायबिटीज इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। और वाकई में जब तक हमें इस बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा नहीं कि हम डायबिटीज का इलाज नहीं करवाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जी नहीं, हम करवाते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी रिजल्ट हमारे हाथ में होता है जीरो, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इस खतरनाक, इस भयानक बीमारी से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद BAMS आयुर्वेदाचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट, भूतपूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के वैद्य कमलेश वर्मा जी का। स्वागत करते हैं वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी डायबिटीज के बारे में। जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, तो आप मुझे ये बताएं कि डायबिटीज रोग जो कि वाकई में साइलेंट किलर का नाम करता है, ये है क्या? दर्शकों और मैडम आपको नमस्कार जी। डायबिटीज और ये शुगर, मधुमेह नाम की जो बीमारियां हैं, जिसको हम कई नाम से प्रचलित होता है, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे शरीर में ये बीमारी पैदा होती है, उससे पहले बीमारी के लिए हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जब विकृति पैदा होती है तब हमारे शरीर में अधिकांश रोग पैदा होते हैं। और पाचन तंत्र की ही विकृति के कारण जो लीवर या जिसको यकृत हम बोलते हैं, उसमें भी गड़बड़ पैदा हो जाती है। उस गड़बड़ के साथ में ही उससे अटैच एक और ग्रंथि होती है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की कुछ जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन की उत्पत्ति करती है। इंसुलिन जब हमारे शरीर में उत्पत्ति उसकी नहीं हो पाती, उसका एक मुख्य कारण है पैंक्रियाज की उन विशेष कोशिकाओं के अंदर कोई सूजन या ट्यूमर का हो जाना, जिससे इंसुलिन प्राप्त नहीं हो पाता। और इंसुलिन के ना होने के कारण जो शरीर के अंदर ब्लड में जो शुगर हमारे आती है, वो उसका लेवल बढ़ जाता है। लेवल का बढ़ जाना ही डायबिटीज कहलाता है, ब्लड शुगर कहलाता है। चलिए, ये आपने बहुत ही सरल शब्दों में, मैं कहूंगी बहुत खूबसूरती से आपने हमें बताया कि ये जो डायबिटीज होता है, तुम्हें होता क्या है। अगर मैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करूं तो हम कैसे पहचाने कि भाई उसे डायबिटीज है या फिर नहीं है? सिम्टम्स क्या क्या होने चाहिए? देखिए दर्शकों, मैं ये कहना चाहूंगा कि डायबिटीज के सिम्टम हमारे भारत देश में कम से कम 50% लोग ऐसे होते हैं रोगी मधुमेह के, जो डायबिटीज के लक्षण तो उनके अंदर होते हैं, परंतु धीरे धीरे वो इसको समझ नहीं पाते और उतने लास्ट स्टेज पर जाकर जब उनका वजन घट रहा होता है, भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है, निस्तेज हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, डायबिटीज के कारण स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनकी वजह से हमको लगता है कि हमारे अंदर डायबिटीज पैदा हो गई। परंतु जो 50% रोगी की बात हमने बताई,
वो एक अनुमान के अनुसार 50% रोगी उसको नहीं समझ पाते कि हमें डायबिटीज हुआ। परंतु जब डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है, कोई चिकित्सक सजेस्ट करता है, तब वो उसको ब्लड टेस्ट कराते हैं, तब पता लगता है कि हमारा ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो कितना बढ़ा हुआ है। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा होने से भी अगर चिकित्सा ना की जाए तो एक लंबे कालखंड के अनुसार उसके दुष्परिणाम हमको प्राप्त होते हैं।